उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर हैं, जिनको आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एजुकेशन से बहुत सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। आज नीतीश कुमार जी हैं और बेहद मजबूती से हैं और एनडीए का नेतृत्व वो कर रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपने पूरे कार्यक्रम को पूरे बिहार में कर पाई। आपको याद होगा बीच कार्यक्रम छोड़ करके दुबई चले गए, बीच कार्यक्रम को छोड़ करके कलकत्ता चले गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राहुल जी, ये सवाल ले लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने कह दिया नीतीश कुमार सर्वमान्य है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन राजद, हम हालांकि इन विषयों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन विपक्ष है और राजद नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वो ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार अपने होशो हवास में नहीं है। कल की वीडियो हो, परसों की वीडियो हो, उससे एक दिन पहले की वीडियो हो, ये सिलसिला लगातार पिछले 2.5 महीने से चल रहा है। नीतीश कुमार जी की असहज सार्वजनिक उपस्थितियों को एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत कर रही है राजद, जिससे लग रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले 5 साल तक बिहार नहीं संभाल पाएंगे। ये आप मानिए ना मानिए, ये आपका विपक्ष आप पर लगातार एक एज ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है। इस स्थिति में आपका ये कहना कि 5 साल और नीतीश कुमार रहेंगे या अभी वैकेंसी नहीं है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि 5 साल और रहेंगे। मैंने कहा कि अगला मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार जी होने जा रहा है। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात कि एडवांटेज ले रही है आरजेडी। किस बात का एडवांटेज लेने की बात हो रही है? जिस तरह से कल के वीडियो को चलाया गया पूरे बिहार के अंदर, मुझे तो लगता है ये कि जिन लोगों ने इस वीडियो को गलत नज़रिए से चलाया है, उनकी मानसिक स्थिति की जाँच होनी चाहिए। एक गरीब परिवार से आने वाली महिला का जब पीठ की तरफ जब कैमरा था, तो आप और हम अक्सर जब कभी मंच पर होते हैं और जब तस्वीर सामने से ली जाती है, तो हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि सभी की फ़ोटो आए, सभी की सामने से फ़ोटो आए। तो नीतीश कुमार जी ने बहुत सहज तरीके से उनको घुमा करके सामने की तरफ देखने के लिए इशारा किया या कहिए कि उनको सामने की तरफ किया, ताकि एक बेहतरीन तस्वीर बन सके। दूसरी बात कि किसी को भी मुझे तो लगता है कि इस देश के अंदर थोड़ा सेक्स एजुकेशन पर भी बात होनी चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। क्या नीतीश कुमार जी की पूरी तस्वीर को देख करके कहीं से भी आप ये कह सकते हैं कि वो गुड टच नहीं था? क्या कोई व्यक्ति ये दावे के साथ कह सकता है कि नीतीश कुमार जी ने ये प्रस्तुति जानबूझ करके बनाई? वो महिला जो एक गरीब घर की जिसको मंच बहुत मुश्किल से मिलता है, वो एक संकोच में थी और उनका पीठ माननीय गृह मंत्री जी की तरफ उनका चेहरा था और चेहरे को आगे कैमरे की तरफ लाने का एक प्रयास नीतीश कुमार जी ने किया। तो बहुत सारे जो फ्यूडल मानसिकता के लोग होते हैं ना, उनको एक गरीब घर की महिला का मंच पर आना, उसको सम्मानित होना या उसको चेक मिलना या उसको डमी चेक मिलना या उसकी तस्वीर सामने से आ जाए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के साथ, ये शायद फ्यूडल मानसिकता के जो लोग हैं, उनको नहीं समझ में आती है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी को लेकर के एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई, बहुत लोगों ने चर्चा किया, कभी-कभी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले लालू जी और राबड़ी जी नेशनल एंथम राष्ट्रगान के समय में सोफा पे बैठे हुए हैं और तमाम लोग अगल-बगल के लोग खड़े हैं। उस वक़्त तो मैं समझता हूँ कि आप छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी की बात। मैं तो लालू परिवार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लालू परिवार की मानसिक स्थिति अगर आप उसको मानसिक स्थिति से जोड़ते हैं राष्ट्रगान के अपमान को, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक़्त राबड़ी देवी जी और लालू जी की मानसिक स्थिति खराब थी? और अगर अभी ठीक है तो क्या कोई सर्टिफिकेट आपके पास है कि अभी ठीक है और उस वक़्त खराब थी? और अगर उस वक़्त भी ठीक थी, तो क्या राष्ट्रद्रोह का मामला उस वक़्त नहीं था? मुझे तो लगता है कि कुछ चीज़ों को अनर्गल प्रलाप करके, जानबूझ करके हमारे नेता के खिलाफ चूँकि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने इतना काम बिहार के अंदर किया है, इस उम्र में भी अगर वो 38 जिला घूम-घूम करके लोगों से बात करते हैं, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दूसरी डेवलपमेंट की योजनाओं पे काम करते हैं, तो आरजेडी जो बड़ी मुश्किल से अपने पूरे कार्यक्रम को पूरे बिहार में कर पाई। आपको याद होगा बीच कार्यक्रम छोड़ करके दुबई चले गए, बीच कार्यक्रम को छोड़ करके कलकत्ता चले गए। तो ऐसे युवा
जो 5 दिन लगातार खट नहीं सकता हो कार्यकर्ताओं के बीच में, उनको आज भी 75 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनौती दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अभी पिछले दिनों एक बिल्डिंग देखने गए थे नीतीश कुमार जी, 5वीं मंजिल तक पैदल चले गए थे और जो अधिकारी और दूसरे मंत्री उनके साथ थे, वो हाँफते हुए नजर आए थे 3री और 4थी मंजिल तक जाते-जाते। तो ऐसी स्थिति की जब बात हो ना, तो माननीय नीतीश कुमार जी से आप मुद्दों पर अगर आप झगड़ करके आप आगे आ सकते हैं, तब बात कीजिए। महिलाओं के उत्थान के लिए, नौकरियों के सवाल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शहरों के विकास पे, तमाम चीज़ों पे, मैं एक बात नहीं, कोई योजना हो सकता है कि कम-बेशी हो सकता है कि उसके प्रदर्शन में कमी-बेशी हो सकती है, लेकिन उसको लेकर के जो बिहार के अंदर मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आप सब लोग को लगता है कि भाई उनकी मानसिक स्थिति खराब है, तो क्या एनडीए के घटक दल के लोग नहीं समझते हैं? आज भी अगर नीतीश कुमार जी ज़रूरी हैं, तो क्या एनडीए को इस बात की कीमत का नहीं पता है? क्या नीतीश कुमार जी रोज़ जो अलग-अलग डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को कर रहे हैं, तो क्या मानसिक स्थिति खराब होते हुए वो कर रहे हैं? क्या कह वो रहा है जब ना कि सदन के अंदर कह जब रहा वो है कि सदन के अंदर राबड़ी देवी जी को कह रहा है कि एहसास दिला एसेट से लायबिलिटी होते जा रहे हैं नीतीश कुमार और आप उन्हें ढो रहे हैं मजबूरीवश नहीं, कि सरकार में गिर जाए बिहार देखिए में। नमन जी, इस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत सारे युवाओं को लगता है ना कि मेरे पिताजी बोझ हैं, लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना, तब उनकी कीमत का पता चलता है। आज नीतीश कुमार जी हैं और बेहद मजबूती से हैं और एनडीए का नेतृत्व वो कर रहे हैं। ठीक से समझिए मैं ये बात कह रहा हूँ और अगले चुनाव के बाद भी वो बिहार को नेतृत्व करते रहेंगे और तेजस्वी जी का जो पूरा परिवार है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहन भाइयों के बीच में जो विवाद है, उस जी परिवार के अंदर का जो सिर फुटअव्वल है, जो कांग्रेस और आरजेडी का जो सिर फुटअव्वल है, जो मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच में जो संवादहीनता है, अगर मैं डिटेल में बात करने लग जाऊँ, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बेहतरीन एनडीए की कल की बैठक थी, शानदार बैठक थी। नीतीश कुमार जी खुद गेट पर आकर के माननीय गृह मंत्री जी को चादर शॉल दे करके उनको सम्मानित करते हैं, उनको ससम्मान उनको बैठक में ले जाते हैं, बैठक की तस्वीर आती है, बैठक के बाद तमाम नेताओं के साथ उनकी तस्वीर जारी होती है। मुझे तो नहीं लगता है कि सीटों पर कोई बातचीत होनी थी। कोई भी बात बात नहीं है, कोई सिर्फ बात इतनी नहीं होनी थी कि बात हम एनडीए समझ गए। इंटैक्ट है, एनडीए सीमेंटेड है, एनडीए बिल्कुल 225 सीट जीतेगा, उसके लिए हम और क्या कार्यक्रम 6 महीने में करें, ये बात होनी थी, वो बात राहुल जी हुई। आपकी बात समझ गए हम लोग, बात समझ गए। कुछ सवाल मेरे हैं जिनका जवाब बहुत तेजी से चाहूंगा, ठीक है ना? इन इन जी। इन सवालों का हमारे दर्शक जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी में इनका जवाब हम आपसे ले लें। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो काफी कौतूहल आज पूरे दिन तक जिसकी राजनीतिक रही है सवाल की, जदयू के एक एमएलसी हैं गुलाम गौस, लालू यादव से मुलाकात करने जाते हैं। मोदी जी द्वारा जो आज ईद मिलन बिहार में कराया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इस पर उनकी टिप्पणी भी आई थी। उन्होंने कहा कि सौगाते मोदी जो एक मुस्लिम समाज को बिहार में मुस्लिम परिवारों को जो दिया गया गिफ्ट, वो गिफ्ट नहीं खैरात है, वो भीख के समान है। मुस्लिम समझदार है बिहार का, वो जानता है कि मोदी जी को क्या जवाब देना है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पूरी तरह से हम मोदी के खिलाफ है। ये स्टेटमेंट जदयू के एक सिटिंग एमएलसी का है। क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या इससे आपके गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट बताऊँ कि गुलाम गौस जी जेडीयू के विधायक विधान परिषद के सदस्य हैं, उस पे कोई टिप्पणी करने का अधिकार जेडीयू को है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ कि एनडीए का एक-एक घटक दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखता है। एक-एक घटक दल बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था रखता है। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर वो क्या राय रखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर वो किसी पूर्व मुख्यमंत्री से या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हों, इससे मैं नहीं समझता हूँ कि जेडीयू खुद भी सरोकार रखती होगी, लेकिन इस पर कोई भी स्पष्टीकरण जेडीयू देगी। लेकिन उनके एक बयान भर से एनडीए इतना इंटैक्ट है, मैं आपको बताऊँ, एनडीए इतना मजबूत है, सीमेंटेड है, कंक्रीट की तरह मजबूत है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों से एनडीए को कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
देखिए, एक तरफ आप इन बयानों को दे रहे हैं, हवाला दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें भी आती हैं, उन तस्वीरों का भी अपना सवाल होता है। आपकी स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर शेयर कर रहा हूं, इस तस्वीर को जरा देखिए राहुल जी, दर्शक भी देखें। इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और समझाने की भी कोशिश कीजिए। तस्वीर में हम आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं। आपके पिताजी इस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें भी हम देख रहे हैं। लेकिन एक युवा यहाँ नेत्री बैठी हुई हैं, जो हाल ही में देखिए नमन जी, विश्वविद्यालय की निर्दलीय उम्मीदवार थी और जिन्होंने एबीवीपी और बीजेपी द्वारा समर्थित, एनडीए द्वारा समर्थित प्रत्याशी को हराया है, वो बैठी हुई है, मुलाकात कर रही हैं आपके नेता से। इसे कैसे ले? सलोनी राज का मिलना आपके नेता से, हम कैसे इस तस्वीर को देखें? मैं आपको देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जो कुछ लोग उस जो निर्दलीय उम्मीदवार सलोनी राज थी, उसके पीछे कुछ वैसे लड़के थे जिनका व्यक्तिगत संबंध हमारे परिवार से, हमारे पिताजी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उनके साथ भी है और हमसे भी उन जो छात्र लोग थे, टीम ओसामा करके जो इन लोगों ने कैंडिडेट उतारा, तो जाहिर-सी बात है कि जब वो चुनाव जीते, तो एक गार्जियन के तौर पर मेरे पिताजी के साथ लंबे दौर से वो लड़के व्यक्तिगत तौर पर संबंध में थे और जाहिर-सी बात है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के अंदर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर हैं, जिनको आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो एजुकेशन से बहुत सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। तो जाहिर-सी बात है कि जब वो चुनाव जीती, तो पहली बार उन्होंने मिलने की इच्छा की। मेरे पिताजी भी वहाँ पर थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से उन्होंने मिलने की इच्छा जताई और बहुत सौहार्दपूर्ण वहाँ पर बातचीत हुई। निश्चित तौर पर वो हमारी पार्टी की उम्मीदवार नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग भी उनकी टीम में थे, वो सभी लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ससम्मान देखते हैं, माननीय जितेंद्र नाथ जी को बहुत सम्मान से देखते हैं और मेरे व्यक्तिगत संबंध भी उन लोग से हैं। तो राहुल बस जी, इस मुलाकात को राहुल इस जी, रूप में देखना चाहिए। एक पूरक सवाल है। ऐसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव में उत्पन्न हुई थी। एक निर्दलीय प्रत्याशी आता है, आपके नेता के खिलाफ चुनाव लड़ जाता है और उसे आप दूसरे तरीके से देखते हैं और इस तस्वीर को आप दूसरे तरीके से देखते हैं। दोनों चश्मा आप रखते हैं अपने पास कि इसी चश्मे से देख लेते हैं? नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह से चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं ऐसी होता है, होती हैं। कोई धूप वाला अ, चश्मा अलग रखता है, कोई और अंदर कमरे में अलग चश्मा इस्तेमाल करता है। नहीं, नहीं, यहाँ ऐसी कोई बातचीत नहीं है, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिंपल सी है कि जो लोग भी उस टीम में थे, उनके व्यक्तिगत संबंध राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं के साथ थे और जब वो चुनाव जीते, तो उनकी इच्छा हुई कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से उनकी मुलाकात हो। एक सौहार्दपूर्ण तरीके से वो मुलाकात हुई। हम उस कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट भी हम नहीं बता पाएँगे, इसलिए भी नहीं कह पाएँगे क्योंकि हमारी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट के तौर पर नहीं उतारा था। तो इसलिए ये कहना कि भई, लेकिन हमारी कोई व्यक्तिगत आस्था तो हो सकती है ना, व्यक्तिगत संबंध तो हो जी, सकते हैं ना। बस ये इतनी भर की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है, इसी से जुड़ा जुड़ा हुआ है। खबर आई है, इसको सत्यापित मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबर ऐसी आई है कि पवन सिंह चिराग पासवान की पार्टी से संभावित उम्मीदवार काराकाट से विधानसभा में होंगे। हम सत्यापित नहीं कर हुँ। पा रहे हैं इस खबर को, लेकिन सच्चाई है कि ऐसी चर्चाएं खूब आम है उस क्षेत्र में भी और यहां भी। इससे कोई तकलीफ आपकी पार्टी को, इससे कोई नाराजगी? देखिए नमन जी, मैं आपको बताता हूँ, 243 सीट है बिहार के अंदर। हर पार्टी को अपनी सीटें होंगी, किसी के पास 10 होंगी, किसी के पास 8 होंगी, किसी के पास 200 होंगी, किसी के पास 50 होंगी, किसी के पास 100 होंगी। फिगर्स क्या होगा ये तो बात का विषय है। लेकिन एक बात तो बेहद स्पष्ट है, जो कल माननीय गृह मंत्री अ, अमित शाह जी ने भी कहा और एनडीए का हर घटक दल कह रहा है कि सिंबल किसी पार्टी का हो, हर उम्मीदवार एनडीए का है। तो 243 सीट पे जो भी उम्मीदवार होंगे, वो एनडीए का उम्मीदवार होगा और जो एनडीए का उम्मीदवार होगा, वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी उम्मीदवार होगा। हम किसी व्यक्तिगत नाम को लेकर के कोई एक्साइटमेंट में कोई टिप्पणी करें, मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। जो कोई भी उम्मीदवार 243 सीट्स हैं, उसमें जो कोई भी उम्मीदवार होगा, जिस दल से होगा, वो एनडीए का होगा और एनडीए का हर घटक दल उसके लिए 100% काम करेगा। कोई रंजिश नहीं? नहीं, नहीं, किस बात की रंजिश? मुझे लगता है कि राजनीति में रंजिश तो कुछ होता नहीं है नमन जी। राजनीति में तो जितनी
चीजें बहुत सहूलियत से होती हैं, तो उसमें रंजिश की क्या बात है? कोई ऐसे निशांत जी के लिए तैयार कोई है ना आप फैक्टर लोग? मुझे नहीं लगता है। निशांत जी के राजनीतिक आगमन से उनके चचा उपेंद्र कुशवाहा जी खुश है ना? पहली बात तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत जी जिस दिन फैसला करेंगे कि राजनीति में आना है, तो उसके बाद जो सबसे पहला व्यक्ति जिनकी यस और नो होना है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का होना है। वो जिस पार्टी से राजनीति करेंगे, मुझे लगता है कि वो जेडीयू ही होना चाहिए। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी माननीय नीतीश कुमार जी हैं। मुझे लगता है कि चीज़ों को पहले आने दीजिए, उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया देंगे। दूसरी बात कि कोई भी युवा अगर राजनीति में आता है, कोई भी युवा, और अगर वो पढ़ा-लिखा युवा है, तब तो समझिए सोने पे सुहागा है, उसका स्वागत ही किया जाना चाहिए। मुकेश सहनी से कल मुलाकात हुई है भाजपा के नेता का। आज ईद मिलन पर उनके आने की, भाजपा के ईद मिलन में उनके आने की संभावना भी बताई जा रही है। मुकेश सहनी के बारे में खबर ये भी चल रही है कि वो जल्दी ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। क्या लगता है, इससे खुशी है आपको? देखिए मैं एज ऑन ऑफ आज की तारीख में 5 दलों का घटक दल है, बीजेपी, जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और हम। कल क्या होता है उस पे टिप्पणी कल की जाएगी। पुराने साथी रहे हैं मुकेश सहनी आपके नेताजी के साथ में, बहुत देखिए, लंबा संघर्ष मैं किया 19 से। देखिए किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी को जाना, किसी का आना, इसका राजनीतिक बहुत मायने निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोग इफ्तार करते हैं, बहुत सारे लोग ईद के अवसर पर कार्यक्रम करते हैं, एक दूसरे दल के लोग आते-जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन ये तय हो जाएगा कि मुकेश सहनी जी एनडीए में हैं, तब मैं कहूँगा कि एनडीए में हैं। जब चीज़ें उस तरह से आपके नहीं हैं, तो आपके मुझे आपके लगता है कि मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं खिलाफ हूँ, इस तरह का कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। अभी आज की तारीख में एनडीए 5 दलों का घटक दल है। 5 दल जिसका मैं नाम ले चुका हूँ। कल जी कोई और बात होती है, कल कोई और तस्वीर होती है, तो उन सभी चीज़ों का स्वागत होगा जो एनडीए के तौर पर होगा। जी, देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राहुल जी विभिन्न विषयों पर। इन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया, बहुत अच्छा विश्लेषण भी किया। जो सवाल आपके जहन में थे कल की तस्वीर को लेकर, उस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। आरएलएम की स्थिति अभी क्या है, सीटों की डिमांड को लेकर, भविष्य की राजनीति को लेकर, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के पुत्र को लेकर भी बहुत स्पष्टता से इन्होंने बताया कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी इन सारी चर्चाओं के लिए। धन्य उम्मीद है फिर इसी तरह के किसी कार्यक्रम में हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी। धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।